मानो किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता, अपने आप उगते हैं, अपने आप बड़े होते हैं, और बड़े होने के साथ साथ उनके बाद में जो और पौधे उगते हैं वो भी उस पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसी वनस्पति कौन सी वनस्पति कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। एक तो ये बात हमने पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक वनस्पति है इसके संरक्षण के संबंध में सबसे पहले जो कानून बना था वो 1894 में बना था। किसने बनाया था? बताओ। अंग्रेजों ने बनाया था। फिर भारत आजाद हो गया। भारत के आजाद होने के बाद में जो कानून बनाया था वो कानून कब बना था? 1950 में, 52 में, 51 में, 53 में। कब? एक आवाज नहीं आ रही किसी, कोई 50 बोल रहे, कोई 51 बोल रहे। 52। ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे नवीनतम वन नीति है वो कब आई थी? 1988 के अंदर। ठीक है। 88 था क्या या 80 था? ठीक है। इसमें हमने देखा था कि 1952 के अंदर जो नीति आई थी उसमें वनों को कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में बांटा? देख के कोई 2 बता रहे, कोई 3 बता रहे। 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से वन थे? मैदानी, पर्वतीय और आरक्षित। ऐसे थे क्या? ऐसा नहीं था। वनों को हमने इस प्रकार से वनों के क्षेत्र को बांटा था कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। और मैदानी क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 20 से 25% भाग पर, है ना। और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके 60 से 65% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में हमने वनों के प्रकार पढ़ लिए थे। और वनों के प्रकार के बाद में जो आगे आज अपने शुरू करेंगे तो आप लिखो, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 से 79 के मध्य सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया गया। सामाजिक वानिकी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया गया। प्रश्न आएगा कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? 1976 से। आगे क्या है, क्या लिखा है गणित वाले? बताओ। 79 नहीं, हिंदी में बताओ। 79। 79 होता है क्या? 79 हो गया 80 से एक कम। ठीक है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लक्ष्य, कार्यक्रम चलाया गया तो कुछ लक्ष्य भी रखे गए होंगे, तो लिखिए लक्ष्य। 1 नंबर पे लिखिए वनों का प्रबंधन करना। वनों का प्रबंधन। दूसरा, वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण करना। और जो भूमि बंजर है, जहां खेती नहीं की जा सकती वहां वनों को उगाना, तो लिखेंगे उस्सर भूमि पर वन उगाना। उस्सर या बोल सकते हैं बंजर भूमि पर वन उगाना।
वन उगाना। ठीक है। अब जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, इसने वृक्षों को लगाने के लिए 3 प्रकार की कैटेगरी निर्धारित की, 3 वर्ग बनाए। तो लिखेंगे राष्ट्रीय कृषि आयोग ने, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वन अपने, हाँ सामाजिक वानिकी पढ़ रहे हैं ना, सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग है सामाजिक वानिकी के? एक नंबर पे लिखते हैं सबसे पहले शहरी वानिकी। शहरी शहरी वानिकी। दूसरा है ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण वानिकी। और तीसरा है फार्म वानिकी। तो सामाजिक वानिकी को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। शहरी वानिकी क्या है? शहर के अंदर जैसे सड़क मार्ग है, कोई पार्क है, ऐसे जो भी स्थान है वहां पर वृक्षों को लगाया जाना कौन सी वानिकी है? शहरी वानिकी। गांव की कुछ भूमि होती है जो वन के लिए होती है, लकड़ी काटने के लिए होती है ना? कुछ चारा गाय होता है, आपके गांव में भी होगा, प्रत्येक गांव के अंदर होता है ना? तो उन क्षेत्रों पर वन जो लगाना है वो कौन सी वानिकी है? ग्रामीण वानिकी। फार्म वानिकी क्या होता है? फार्म वानिकी व्यवसाय के तहत किसी खेत के अंदर वन लगाना होता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई किसान होता है, उसका मान लो कोई बेटा है, मान लो वो कोई नौकरी लग गया या कोई बिजनेस करने लग गया, इसलिए वो क्या वहां से बाहर चला गया, तो वो अपने माता पिता को साथ में लेके जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी होते हैं वो सही नहीं होते, वो ऐसे लगता है कि भूमि पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं। तब क्या किया जाता है कि उस सारे खेत के अंदर क्या लगा दिए जाते हैं? किसी एक विशेष प्रजाति के पेड़ ही पेड़ लगा दिए जाते हैं। और वो पेड़ लगभग पकने के अंदर, पूरा पेड़ बनने के अंदर क्या है, लगभग 8-10 साल लगेंगे। तो वो अब क्या पेड़ लगा करके वो तो विदेश चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, 10 साल बाद में आते हैं, उन पेड़ों को काटते हैं, उनको बेच देते हैं और उनके स्थान पर दूसरे पेड़ लगा करके चले जाते हैं। इस प्रकार की वानिकी उन्हें कौन सी वानिकी के अंतर्गत लेके आते हैं? फार्म वानिकी के अंतर्गत रखते हैं। ऐसा अपने जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का क्षेत्र है ना, वहां पर ऐसा कार्य वो ज्यादा किया जाता है। तो वानिकी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की होगी। समझ में आ गई ना तीनों? ठीक है। इसके बाद में लिखते हैं एक कार्यक्रम है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। अगली लाइन में लिख दीजिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ये शुरू किया गया था 1988 में। तो पूछा जा सकता है संयुक्त जो अपने वन प्रबंधन कार्यक्रम है, ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1988 के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा
अवर्गीकृत वन। ये नोट कर लिया ना इधर वाला। तो हेडिंग लगा दीजिए, प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो वन है 3 प्रकार के। वनों के प्रकार है 3। सबसे पहले 1 नंबर पे लिखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन में लिखना है भी, आरक्षित वन इस प्रकार के मान लो वन होते हैं जहां पर लकड़ी काटने पर, पशुओं को चराने पर पूर्ण रूप से क्या होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। तो लिखेंगे पशु चराई व लकड़ी काटने पर, पशु चराई व लकड़ी काटने पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण। इस प्रकार के जो सर्वाधिक वन है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार के सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पाए जाते हैं। कुल वनों का 57% जो भाग है, कुल वनों का 57% भाग है वो आरक्षित वन की श्रेणी में आता है। एक ये बात हमें ध्यान रखनी। दूसरा होता है संरक्षित वन। संरक्षित वन, इसके अंदर क्या होता है, पशु चराई और लकड़ी काटने पर आंशिक नियंत्रण होता है, पूरा नियंत्रण नहीं होता। कभी कह देते हैं कि नहीं लकड़ी काटनी, भेड़ बकरियां नहीं चरानी इसमें, कभी कहते हैं कि चलो चरा चरू लो, ऐसे। यानी कि पूर्ण कोई नियंत्रण नहीं है। देख लेते हैं तो मना कर देते हैं, नहीं देखते हैं तो भेड़ भले सारे दिन चरो, कोई दिक्कत नहीं। आंशिक नियंत्रण वाले होते हैं। तो लिखते हैं पशु चराई व पशु चराई व लकड़ी काटने पर, लकड़ी काटने पर आंशिक नियंत्रण। पशु चराई व लकड़ी काटने पर आंशिक नियंत्रण। इस प्रकार के सर्वाधिक वन है वो बिहार में पाए जाते हैं। और कुल वनों का कितने प्रतिशत है ये, 27%। बिहार में सबसे ज्यादा है और कुल जो वन है उसका 27% किस प्रकार के वन है, संरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है अवर्गीकृत वन, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। अवर्गीकृत वन, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है। और ये कुल वनों की अपने बात करें तो कुल वनों के 16% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। कुल वनों के 16% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। इसका राज्य का आंकड़ा है वो उपलब्ध नहीं। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की, जिसके आधार पे हमें बड़ा बड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में वनों का विकास हुआ है, किस क्षेत्र में वनों की कमी हुई है। ये बना लिया ना सभी ने, बनाओ इसे।
लिखो 17वीं वन रिपोर्ट 2021। 17वीं वन रिपोर्ट 2021। सबसे पहले लिखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी कब हुई, तो लिखिए जारी 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को इसका प्रकाशन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वनावरण कितना बताया गया, तो लिखिए देश में कुल वनावरण, देश में कुल वनावरण ये कितना क्षेत्र है जहां वन पाए जाते हैं, तो वन आवरण है 71.37 मिलियन हेक्टेयर। 71.31 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 71.37 सॉरी 71.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पे वन है वनावरण है वो पाया जाता है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। अगली लाइन में लिखेंगे अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत। वनावरण है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो कितना है क्षेत्र 21.71%। 21.71%। अगला नोट करते हैं हम देश का कुल वृक्षावरण प्रतिशत। देश का कुल वृक्षावरण प्रतिशत। देश के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण पाया जाता है, तो लिखेंगे 2.91%। 2.91%। देखो इसमें वन आवरण और वृक्ष आवरण दो नाम आ रहे हैं, है ना। वन क्या होते हैं, वन किसे कहते हैं, क्या होता है वन, जिसमें पेड़ पौधे क्या हो अधिक हो और पास पास में, तभी तो वन बनेगा। एक खेत है, उस खेत में 3 वृक्ष खड़े हैं, तो वो वन है क्या, वो वन नहीं है, वो वृक्षावरण है। वो क्या है, वृक्षावरण है। अब कंफ्यूज ऐसे तो बात नहीं आएगी कहीं दिमाग में भी, वनावरण क्या होता है वृक्षावरण क्या होता है। जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं किसी क्षेत्र के अंदर, वहां हमेशा वनावरण होता है, वन ज्यादा है। जहां वन ज्यादा नहीं है, कोई छोटे मोटे कहीं कहीं पर पेड़ पाए जाते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, वृक्षावरण के अंदर आएंगे। अब अगला प्रश्न क्या बनता है, यहाँ पे अगला प्रश्न बनता है देश देश में कुल वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्रफल। देश में कुल वनावरण व वृक्षावरण का क्षेत्रफल।
तो लिख दीजिए 8 लाख 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं क्या, सही लिखा है क्या? इकाई दाई सैकड़ा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इससे पहले जो आंकड़ा लिखा है, सबसे पहले आंकड़ा लिखा है वो किस में लिखा है? वो हेक्टेयर के अंदर लिखा है। और एक हेक्टेयर के अंदर कितने बीघे होते हैं? 4 बीघे होते हैं। वो एक अलग प्रकार का आंकड़ा है, ये आंकड़ा है ये अलग प्रकार का आंकड़ा है, ये अलग अलग है दोनों, ध्यान रखें। अगली बात लिखिए, देश में कुल वनावरण व वृक्षावरण का प्रतिशत। देश में कुल वनावरण व वृक्षावरण का प्रतिशत। तो इसमें क्या जुड़ेगा? एक तो 21.71 और एक 2.91, ये दोनों जुड़ेंगे। ये दोनों जुड़ेंगे तब प्रतिशत कितना बन जाएगा? देखो जोड़ के कितना आ रहा है, 21.71 को और 2.91 को, एक और एक 2, 7 और 9 16, और 2 और एक 3, 3 और एक 4, 24 पॉइंट कितना हो गया? तो लिख दो 24.62, 24.62%। एक ये बात हमें याद करनी। अब एक बात लिखते हैं कि 2021 में 2021 में 2019 के मुकाबले वन क्षेत्र में, जो भी वन क्षेत्र है उसके अंदर 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 1540 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जो प्रतिशत के अंदर है 0.22%। ये आंकड़े हैं, इन्हें समझना नहीं है, इन्हें याद करना है। क्या समझोगे इसमें? समझ में अगर आनी थी बात तो आ गई होगी कि 1986 में भारत में एक विभाग बना था, 1987 में उसने पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और उसके प्रत्येक 2 साल बाद में वो आज तक रिपोर्ट जारी कर रहा है। और उसी के तहत ये कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? हमें 70वीं रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 18वीं रिपोर्ट है वो आने वाली है। इससे पीछे वाली रिपोर्ट के साथ इसकी तुलना की, तब इस रिपोर्ट के अंदर 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन ज्यादा पाए गए। तो ऐसा माना जाता है कि वन में कितनी वृद्धि हुई है? 0.22% की वृद्धि हुई है। ये आने वाले प्रश्न। अगली बात करें इसके बाद कि भारत के 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भाग
33% से अधिक भाग वनाच्छादित है। यानी कि अगर किसी राज्य का कुल क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर है तो उसके 33% से अधिक भाग पर, 33 वर्ग किलोमीटर से अधिक भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। क्या राजस्थान इसमें शामिल है? यस वाले, नो वाले? आप यस में हो कि नो में? यस में। और यस वाला कौन कौन है? हिम्मत ही नहीं है लोगों में, पता ही नहीं है यस है कि नो है। कभी पढ़ी है क्या राजस्थान का वनावरण? पढ़ा है? राजस्थान का वनावरण, राजस्थान का वृक्षावरण। तो राजस्थान के 9% भाग पे वन पाए जाते हैं। 33% तो बहुत दूर की बात है। कितने प्रतिशत भाग पे? 9 ज्यादा करोगे तो कोई नई रिपोर्ट आएगी 10 हो जाएगा, वन बढ़ेंगे तो राजस्थान तो पिछड़ा हुआ है। राजस्थान 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। लिखो, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य। वनावरण में, अब जो पेपर है ना उसमें देख लेना, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है? पक्की बात है। नोट कर लिया ना ये? वन क्षेत्र में या वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। 647 वर्ग किलोमीटर के अंदर वृद्धि भी है यहाँ पे। न्यूनतम वाला भी याद करना पड़ेगा। वन क्षेत्र में सर्वाधिक ह्रास लिख देते हैं ना, सर्वाधिक ह्रास वाला राज्य भी कौन से राज्य के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर वन है वो कम हो गए? तो इसमें नाम आएगा अरुणाचल प्रदेश का। इसमें 257 वर्ग किलोमीटर पे वन क्या हो गए? कम हो गए। अरुणाचल प्रदेश। -257 वर्ग किलोमीटर। अब लिखते हैं भी सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पाया जाता है? सीधा लिखते हैं वनावरण। एक तरफ लिखते हैं सर्वाधिक और एक तरफ लिखते हैं न्यूनतम। तो सर्वाधिक पाया जाता है मध्य प्रदेश में, न्यूनतम पाया जाता है हरियाणा में। ये जो हमने लिखा है ये हमने लिखा है क्षेत्रफल के आधार पे। अब लिखते हैं सर्वाधिक वनावरण। सर्वाधिक वनावरण क्या टाइम हो गया? कितने मिनट पड़ी है अभी? चलो कुछ तो लिखते हैं। सर्वाधिक वनावरण एक तरफ लिखते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, एक तरफ लिखते हैं प्रतिशत के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के
अपने 7,000 नहीं, 77,493 वर्ग किलोमीटर पे वन है। 77,493 वर्ग किलोमीटर पे वन है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे ज्यादा वन है। प्रश्न कैसे बनेगा, राज्य अपने भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर वन आवरण पाया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब तो उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगर हमसे पूछे कि प्रतिशत की दृष्टि से, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के 90.33% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, लक्षद्वीप, 90.33% भाग पर। एक एक ये आंकड़ा हम याद करेंगे इसमें। अब लिखो न्यूनतम वनावरण, ये तो सर्वाधिक की बात होगी। अब जो बात करेंगे वो न्यूनतम की बात करेंगे। तो न्यूनतम वनावरण, इसमें भी दो बातें पढ़ेंगे। एक तो पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम, दूसरा पूछा जा सकता है प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम है हरियाणा, और प्रतिशत की दृष्टि से भी न्यूनतम कौन है, हरियाणा। तो दोनों जगह कौन आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल की अपने बात करें तो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 3.63% भाग पर वन पाए जाते हैं, 3.63% भाग पर। 3.63% क्या चीज है। और भारत के प्रतिशत की बात करें ना, तो भारत के अंदर हरियाणा का प्रतिशत है 0.22% लगभग, या 0.2 लिख सकते हैं। बात समझ में मेरे को लगता है आ नहीं रही, आ रही है क्या बात समझ में, आंकड़े तो याद तो करने पड़ेंगे। अब ये जो लक्षद्वीप के अंदर लिखा है 90.33%, ये क्या है, सर्वाधिक वन है, 1% है। किस आधार पे है ये, राज्य के आधार पे, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अपने कुल, अपना जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसके आधार पे है ये। जैसे मान लो लक्षद्वीप के पास में मान लो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 90% भाग पर वन है। अब हिमाचल प्रदेश, अपने ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसके 77,000 पे वन है। तो ये प्रतिशत की दृष्टि से तो कम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, ज्यादा है भारत के सभी राज्यों के अंदर। और जब भारत के अंदर प्रतिशत की बात करेंगे ना, भारत के अंदर किसी राज्य का प्रतिशत आएगा, तब इसमें मध्य प्रदेश ऊपर आएगा और वो राज्य है वो नीचे आएंगे, क्योंकि वो जो प्रतिशत लिख रखा है वो प्रतिशत उसके खुद के राज्य के क्षेत्रफल का है। अभी भी बात समझ नहीं आई, या आ गई। देखो एक तो जैसे अपने पढ़े कि एक बच्चा है, उस बच्चे के 10वीं का रिजल्ट आए और उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर दे रखे है ना, भी 500 में से उसके 400 नंबर आए। बाद में देखा तब
उसके मैथ के अंदर है ना, मैथ के अंदर सबसे कम नंबर है ना। तो वो बात है कि एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उसके नंबर कम है, लेकिन ऑल ओवर की अगर बात करें तो नंबर क्या है, ज्यादा है। वो बात है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब 4-5 संस्थाओं के नाम लिखने हैं, उसके साथ अपना ये टॉपिक अपने कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट में आता था टॉपिक बोरिंग हो गया। इससे तो अच्छे पेड़ पौधे थे, लंबाई इतनी है, वर्षा इतनी है, पत्ते ऐसे हैं, ये सदाबहार है, ये अर्ध सदाबहार है, वो ठीक थे। लेकिन क्या करें, इसमें से प्रश्न आता है, पढ़ना तो पड़ेगा। लिखो वन अनुसंधान संस्था, आंकड़े उतने याद करेंगे। अब कुछ संस्थाओं की बात कर लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना होती है 1906 के अंदर, और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो बनाया जाता है देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी। ठीक है। और इसके ना 4 केंद्र भी बनाए जाते हैं, इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र बनाए जाते हैं, 4 क्षेत्रीय केंद्र। ये आने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इसकी स्थापना एक तो कब हुई है और इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से। तो एक तो बेंगलोर के अंदर है, एक जबलपुर के अंदर है, तो लिख दीजिए बेंगलोर, जबलपुर, बेंगलोर, जबलपुर। तीसरा लिखिए कोयम्बटूर, और एक बुरनीहट। अगली संस्था लिखते हैं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं पूछी जाएगी, कौन सा केंद्र नहीं है इतना पूछा जा सकता है। इसके बाद हम नोट करते हैं काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र क्या होता है? लकड़ी से, लकड़ी से वस्तुएं बनाना। कब हुई थी स्थापना? 1965 में। कहां पर है? देहरादून। एक ये बात में याद रखनी। फिर एक भारत में आयोजित किया जाता है वन महोत्सव, तो अगली हेडिंग लगा दीजिए वन महोत्सव। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? आने वाला प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत की थी के एम, कौन था? के एम मुंशी। शुरुआत करने वाला कौन था? के एम मुंशी। के एम मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी 1950 में, 1950 में। अब जो वन महोत्सव है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है या प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कब से कब? 1 से 7 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाता है। ये आने वाले प्रश्न, तो वन महोत्सव भी हम याद रखें। अगली संस्था लिखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान।
1978 अहमदाबाद, 1978 अहमदाबाद। बाद में इसकी एक शाखा है वो भोपाल के अंदर शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 यूएनओ के द्वारा घोषित है अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष। ये भी याद रखने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कौन सा है बताओ? वन वर्ष, तारीख नहीं पूछ रहा, कौन सा है देख लो। 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, कौन सा है? 14 है। 14 वाले कौन कौन है? 15 वाले गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 15 वाले कौन कौन है? कॉन्फिडेंस नहीं है। 2015 है, कौन सा है? 2013 के अंदर एक बैठक होती है जिसके अंदर कितना पता नहीं दिसंबर थे, 14 दिसंबर को घोषित किया गया था। और मनाया कब किया गया था? प्रथम मृदा दिवस है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर है क्या? 25 है, 14 है? 14 है क्या? हाँ, 14 को बनाया गया था 2014 के अंदर। और वन वर्ष घोषित किया गया 2000 वन क्या मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015। और वन वर्ष कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय? 2011। ये हमें ध्यान रखना। अगला लिखिए इसके बाद 5 दिसंबर है, तभी तो मेरे को 25 याद है हमें कि 14 तो नहीं होना चाहिए। 14 नवंबर तो बाल दिवस होता है, 14 नवंबर बाल दिवस है। और शिक्षक दिवस कौन सा है? 5 सितंबर। 5 सितंबर है। और स्वच्छता दिवस, स्वच्छता दिवस, हाँ स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर है, ठीक है। और ओजोन दिवस है 16। और हिंदी दिवस 14 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मतदान दिवस और लोकतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस याद तो है आप लोगों के। चलो लिखो फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 21 जून को। लिखो अगली बात, लिखो अपने। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन, भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन, सबसे ज्यादा जो भारत में वन पाए जाते हैं वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगली बात लिखिए, केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना, यह लिख लिया था पहले। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना लिखो फिर। केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना 1950 में। और केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965। ये आंकड़े ही हैं जो आज तो जितने पढ़े हैं ना ये सारे के सारे ये याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज ही नहीं है।
और लास्ट बात लिख देते हैं, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और 3 मार्च 2015 को इसे मनरेगा के अंदर शामिल कर दिया था। तो आपने देखा होगा कि आजकल ट्रैक्टर ट्रालियां जाती है, पीछे महीने 2 महीने पीछे ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर पौधे डाले हुए होते थे और जहां जहां नरेगा का काम चल रहा होता वहां जाते थे और फिर वो नरेगा वाले लोग है वो पौधे लगाते थे। देखा था कोई ऐसा? कोई खबर पड़ी थी क्या? पीछे इधर पता नहीं कौन से गांव की खबर आई हुई थी कि सरपंच साहब ने पौधे ही कौन से वितरित कर दिए कि पेड़ की टहनी तोड़ी, थैली में डाली और एक बार फोटो खिंचवाने के लिए लगवा दी। शाम को देखा तो सारे पौधे उजले हुए थे, पौधे थे ही नहीं, टहनियां थी और बजट खा गए। पढ़ा था अखबार क्या? नहीं पढ़ा? तो लास्ट बात आज क्या लिख रहे थे कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014 को शुरू हुआ और एक बात लिखेंगे 3 मार्च 2015 को इसे 3 मार्च 2015 को इसे मनरेगा में शामिल किया गया। आज की सभा समाप्त होती है। ठीक है, अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे अपने, या तो नदियां पढ़ लेंगे या कोई खनिज पढ़ लेंगे या कोई कृषि